इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 16B संभावना या प्रायिकता से संबंधित सवालों को हल करेंगे। अभ्यास 16A में हमने एक सिक्के को कई बार उछालने पर आए गए परिणामों पर आधारित सवाल किए। वैसे ही एक पासे को कई बार फेंकने पर परिणाम पर आधारित सवालों को हल किया है। इस एक्सरसाइज में हम दो या दो से अधिक सिक्कों को फेंकने पर आए गए परिणामों पर आधारित सवाल हल करेंगे। ऐसे ही दो पासों को फेंकने पर आए गए परिणामों पर आधारित सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं, जब हम दो या तीन सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पास सिक्के को फेंकने पर दो परिणाम हमारे सामने आते हैं, या तो हेड आता है या टेल। यहाँ पे हम हेड के लिए इसमें संकेत H और टेल के लिए संकेत T का प्रयोग करते हैं। अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, आइए देखिए। हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो पहले सिक्के पर H आ गया मान लिया, तो दूसरे सिक्के पर कौन से परिणाम होंगे, या तो H होगा या फिर T होगा। इसी प्रकार से अगर पहले सिक्के पर T आ गया तो दूसरे सिक्के पर या तो H होगा या T होगा। अब कुल संभावित परिणाम क्या है इनको लिख लेते हैं। पहले सिक्के पर H, दूसरे सिक्के पर H, पहले सिक्के पर H, दूसरे सिक्के पर T, ये संभावित परिणाम है। अगर पहले सिक्के पर T है, दूसरे सिक्के पर H है, ऐसे ही पहले सिक्के पर T है, दूसरे सिक्के पर T। दो सिक्कों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम हमारे पास चार परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसी प्रकार से अगर हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो तब देखिए हमारे पास क्या संभावित परिणाम होंगे। इसको देख लेते हैं। पहले सिक्के पर H आ गया, दूसरे सिक्के पर क्या होगा, दूसरे सिक्के पर या तो H होगा। अगर H आ गया तीसरे सिक्के पर क्या होगा, तीसरे सिक्के पर H भी हो सकता है और T भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, पहले सिक्के पर H है, दूसरे सिक्के पर क्या हो गया, दूसरे सिक्के पर T होगा, T हो सकता है, और तीसरे सिक्के पर या तो H होगा या फिर T होगा। इसी प्रकार से अगर पहले सिक्के पर T है तो दूसरे सिक्के पर क्या होगा, दूसरे सिक्के पर H हो सकता है और तीसरे सिक्के पर या H हो सकता है या फिर T हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, दूसरे सिक्के पर H था तो दूसरे सिक्के पर T भी हो सकता है और तीसरे सिक्के पर क्या होगा, H भी हो सकता है और T भी हो सकता है। कुल संभावित परिणाम देख लेते हैं। H H H क्या होगा, H H H, तीनों सिक्कों पर हेड ऊपर आ जाए, या फिर H H T, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर हेड ऊपर और तीसरे पर टेल हो जाए, या पहले सिक्के पर H हो, दूसरे पे T हो और तीसरे पे H हो। H T H या H T T, ये भी हो सकता है हमारे पास, H T T। और क्या हो सकता है, T H H, T H H। भाई पहले सिक्के पर T ऊपर हो, दूसरे पर H और तीसरे पर H ऊपर हो, या फिर क्या बनेगा, T H T, पहले पे T ऊपर, दूसरे पे H और तीसरे पे फिर T। और क्या बन सकता है, और बन सकता है T T H और T T T, T T H और T T T, यानी तीनों पर T या टेल ऊपर आ जाए। इसको हम जितने भी संभावित परिणाम हैं उनको मंझले कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। इस प्रकार देखते हैं तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमारे पास कितने परिणाम आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो सिक्कों को उछालने पर हमारे पास 4 परिणाम आए और तीन को उछालने पर 8। तो इस प्रकार से आपको एक नियम बताते हैं, अगर दो सिक्कों को उछालते हैं तो उस पर परिणाम आएंगे 2 की घात 2 यानी 4, और तीन सिक्कों को उछाला तो परिणाम आते हैं हमारे पास 2 की घात 3, यानी n सिक्कों को उछालने पर परिणाम कितने होंगे, 2 की घात n। ठीक है, इसी प्रकार से दो पासों को एक साथ फेंकने पर कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं ये देखते हैं। अगर पहले पासे पर एक अंक वाला फलक ऊपर आता है तो दूसरे पासे पर क्या हो सकता है, या तो एक फलक आए ऊपर, 1 अंक वाला फलक, 2 अंक वाला फलक, 3 अंक वाला फलक, 4 अंक वाला फलक ऊपर आ सकता है, या 5 अंक वाला, और या फिर 6 अंक वाला फलक ऊपर आ सकता है। तो तीसरे पे क्या होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 या 6 ऊपर आएगा। अगर पहले पासे पर
3 वाला फलक ऊपर आता है, 3 अंक वाला फलक ऊपर आता है, तो दूसरे पासे पर 1 भी हो सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसी प्रकार से पहले पासे पर 4 अंक वाला फलक ऊपर हो तो दूसरे पे संभावना बनेगी 1 हो या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। पहले पे 5 अंक ऊपर आ जाए तो दूसरे पे 1 2 3 4 या 5 और या 6, और पहले पे 6 अंक वाला फलक ऊपर आए तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 या 6 अंक वाला फलक ऊपर आ सकता है। इस प्रकार से देखिए कितने परिणाम प्राप्त होंगे, हमारे पास 36 परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे? इस वाले फलक से कौन कौन से परिणाम होंगे, देखिए 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। देखिए कितने संभावित परिणाम हमारे पास होंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही यहाँ से, और ऐसे ही 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 36 संभावित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी 6 की घात 2। अगर n पासों को उछाला जाता है तो संभावित परिणाम होंगे 6 की घात n। ठीक है, आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि HH, HT और TH क्रम से 9 8 12 बार आए हो तो TT कितनी बार आया होगा। सिंपल सा सवाल है, HH, HT और TH 9 8 12, यानी 9 8 और 12 को जोड़ करके 40 में से घटा देंगे तो TT कितनी बार आया है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 सिक्कों को 40 बार उछाला गया। HH, HT, TH आने की घटना, कुल घटना। HH, HT और TH आने की कुल घटना कितनी है, इनको जोड़ देंगे, 9 + 8 + 12, 9 + 8 + 12, 9 और 8 17 और 12 29। ठीक है, इसलिए TT आने की घटना, कुल घटना कितनी है हमारी 40, और उसमें से HH, HT और TH आने की घटना को हम घटा देंगे। 40 - 29 बराबर 11, यानी 11 बार TT आने की घटना घटित हुई है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया है। ज्ञात कीजिए कि पट आने का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, कुल घटना कितनी हुई है 1000 बार, कुल घटना बराबर 1000। ठीक है, और चित आने की घटना, चित आने की घटना है 455, यानी एक सिक्का जब 1000 बार उछाला जाता है तो उसमें चित आने की घटना 455 बार है, तो पट आने की घटना कितनी होगी, कुल घटना में से हम चित आने की घटना घटा देंगे, पट आने की घटना हो जाएगी। तो 1000 - 455, यह आ जाता है हमारे पास 545। ठीक है, और पट आने की घटना का प्रतिशत, घटना का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पट आने की घटना बटे कुल घटना गुना 100%। अब इस 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये बच गया 545 बटे 10%। अब 545 को 10 से भाग करेंगे तो क्या करेगा, दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ये बचेगा हमारे पास 54.5%। तो पट आने की घटना का प्रतिशत है 54.5। सवाल नंबर 3 है, 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित 90 बार आए हैं, एक चित 210 बार
और कोई भी चित नहीं 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह है, इसको हल करेंगे। 2 चित आने का प्रतिशत, इसके लिए ऊपर लिखेंगे हम 2 चित आने की घटना कितनी बार है, 90 बार। कुल घटना कितनी है, 400, यानी 400 बार उछाला गया और गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 90 को हम 4 से भाग करते हैं, इतने प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। 90 को करिए 4 से भाग, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 और 0 10, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, पाड़ा नहीं चलेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 22.5%। एक आंसर आ गया। दूसरा हमारे पास एक चित आने का प्रतिशत, तो अंश में लिखेंगे एक चित आने की घटना बटे कुल घटना गुना 100%। तो वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 210 को 4 से भाग करते हैं, कितना आएगा, 4 पंजे 20, यहां से बच गया 1 और ये 0 10, 10 में चलेगा, 4 दूनी 8, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा, दशमलव लगाने पे 0 बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20, यानी 52.5%। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चित्त न आने का प्रतिशत निकाल लेंगे। कोई भी चित्त न आने का प्रतिशत, चित्त का मतलब है हेड, तो कोई भी चित्त न आने की घटना कितनी है, 100 बार। तो 100 को लिख दिया ऊपर अंश में, और बटे कुल घटना कितनी है हमारी, 400, क्योंकि सिक्कों को हमने 400 बार उछाला है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे और ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 100 बटे 4, 100 को 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 25, 25 चौका 100 होते हैं ना, तो ये 25% आती है घटना। ये हमारा तीसरा आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों। भाई पासे को फेंकने पर कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, हमें 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। इनकी बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी गई है। 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात करना है। एक पासा हमने 1000 बार फेंका है, परिणाम 1 हमें 180 बार प्राप्त हुआ है, यानी एक अंक वाला जो फलक है वो 180 बार ऊपर आया है। 2 की बारंबारता 150, 3 की 160, 4 की 140, 5 की 180 और 6 की 190। हमें प्रत्येक अंक के ऊपर आने की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कर देते हैं इसको। अंक 1 की प्रतिशतता, अंक 1 के ऊपर आने का परिणाम कितना है, 180, और कुल परिणाम कितना है, 1000 गुना 100%। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो, 18 बटे 1, यानी 18% अंक 1 के ऊपर आने की प्रतिशत मात्रा है। अंक 2 के ऊपर आने की प्रतिशतता ये हो जाएगी, अंक 2 कितनी बार ऊपर आया है, अंक 2 के ऊपर आने की घटना बटे कुल घटना गुना 100%। 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 15 बटे 1 यानी 15%। ठीक है। इसी प्रकार से अंक 3 के की प्रतिशतता निकाल लेंगे। अंक तो ये क्या होगी भाई, 160 बटे 1000 गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से 1 काट देंगे, 16 बटे 1 16%। इसी प्रकार से अंक 4 की प्रतिशतता, तो अंक 4 के ऊपर आने की घटना कितनी है, कुल घटना से भाग कर देंगे गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो और इस जीरो से ये 14 बटे 1 यानी 14%। अंक 5 की प्रतिशतता, इसके लिए क्या करेंगे, 180 बटे कुल घटना गुना 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कितना आ गया, 18 बटे 1 यानी 18%। अंक 6 की प्रतिशतता ये कितना होगा, अंक 6 के आने की घटना 190 बटे कुल घटना 1000 गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये, तो 19 बटे 1 यानी 19%। सवाल नंबर 5 है,
दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है प्राप्त योग सम संख्या हो, यानी जब हम दो पासों को ऊपर फेंकते हैं उन पर आने वाले अंकों का योगफल सम संख्या हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सम संख्या हो। तो इसके लिए कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसको लिखने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले हम पहले पासे पर ले लेते हैं 1, तो पहले पासे पर 1 आए और क्योंकि हमें सम संख्या लेना है तो दूसरे पासे पर 1 हो तो योग 2 हो गया, सम संख्या हो गई। ऐसे ही इसको 1 को ही पकड़ के रखिए, अभी पहले पासे पर 1 ले लें और दूसरे पे ले लें हम 3, तो 4 हो जाएगा सम संख्या। ऐसे ही पहले पर 1 दूसरे पर 5 ले लें तो ये सम संख्या होगा योग। अगर हम 1 के साथ 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा, विषम संख्या वो हमें नहीं लेना है, केवल सम संख्या लेना है। अब 1 हमारा पूरा हो गया, तो अब हम ले लेते हैं पहले पासे पर 2। अब 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, सबसे छोटा, तो 2 ही लगा सकते हैं, 2 और 2 4। ऐसे ही 2 के साथ हम 4 लगा ले 6, ये भी सम संख्या होगी, और 2 के साथ 6 लगा दें तो 8 हो जाएगी, ये भी सम संख्या होगी। अब 2 का काम पूरा हो गया। अब हम 3 ले लेते हैं, 3 के साथ अगर हम 1 ले लेंगे दूसरे पासे पर तो ये 4 सम संख्या हो जाएगा। ऐसे ही 3 के साथ हम लेंगे 3, ठीक है। इसमें सोचने की बात देखिए क्या है, अगर देखिए हमने 1 लिया, 1 विषम है, तो अगर विषम और विषम जुड़ेंगे तो सम होगा, यानी जब हम यहाँ पे विषम ले रहे हैं तो दूसरे पासे पर हमें सब विषम लेना पड़ेगा। अगर हम पहले पर सम ले रहे हैं तो दूसरे पासे पर हमें सब सम लेना पड़ेगा, तब हमें सम संख्या प्राप्त होंगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया था तो ये सम, 2 लिया ये सम, 2 लिया ये भी सम, यानी सम संख्या ली। अब हम 3 ले रहे हैं तो हमें विषम संख्या लेनी पड़ेगी, 3 पहले पर 3 दूसरे पे 5। अब हम 4 ले लें पहले पे, अब 4 सम है तो दूसरे पे सम लेनी पड़ेगी, तभी सम संख्या इनका योगफल होगा। 4 2 4 4 और 4 6। पहले पे हम 5 ले लें तो विषम लेंगे, 5 1 5 3 और 5 5, ठीक है। ऐसे ही हम अब 5 का काम हो गया तो हम लेंगे 6, तो 6 हमारी सम संख्या है तो दूसरे पे भी सम लेनी पड़ेगी। 6 2 6 4 और 6 6। अब हमें क्या करना है, हमें समुच्चय में दिखाना है, तो समुच्चय में दिखाने के लिए हम इनको मंझले ब्रैकेट में लगा देंगे तो ये समुच्चय में हो जाएगा। इसी प्रकार प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो, 3 का अपवर्त्य यानी 3 का गुणज हो। 3 के गुणज के लिए 3 उनका योग क्या होना चाहिए, 3 6 9 12 15 है ना, 3 का गुणज। तो पहले पर हमें ऐसे ही लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिया था, पहले पे हमने 1 ले लिया। अब 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पे 2 लेंगे। अब 3 का गुणज फिर क्या होगा, ये 3 हो गया, 6 होगा ना, 1 और 5 ले लेंगे, और उसके बाद 1 और 6 तो हमारा 3 का गुणज नहीं है, फिर 2 लेंगे। यहाँ पे 1 का काम हो गया, पहले पे ले लेंगे हम 2, और 3 का गुणज करना है तो दूसरे पे 1 ले लिया। अब 2 के साथ क्या होगा, 6 बनाने के लिए 4 करना पड़ेगा, और फिर ये 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 ले लेंगे, 3 के साथ 3 का गुणज करने के लिए हमें 3 ही लेना पड़ेगा, 3 और 3 6, और 3 6 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 3 का काम हो गया, अब 4 ले लेते हैं, पहले पे 4 दूसरे पे 2, 6 हो गया ना। अब पहले पे 4 दूसरे पे 5, 9 हो जाएगा। अब इस 4 का भी हो गया काम। अब हम 5 ले लेते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 और 4 9, और 5 और 6 11, वो 3 का गुणज नहीं है। अब हम 6 लेंगे, 6 के साथ क्या लें, 3 लेंगे ना, 6 3 9, और 6 12, ये 3 के गुणज हो जाते हैं। इनको मंझले ब्रैकेट में दिखा देंगे, समुच्चय में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्राप्त योग 4 से न्यून हो, यानी 4 से कम होना चाहिए योग। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पर हम ले लेते हैं 1 और दूसरे पर 1 ले लिया, 2 हो गया। पहले पे हमने 1 लिया, दूसरे पे 2, 3 हो गया योग। अब पहले पे 1 लेंगे, दूसरे पर 3, तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें 4 से छोटा लेना है, तो ये 1 का काम हो गया हमारा। अब हम 2 1 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 1 3, और 2 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इससे आगे अगर हम 3 लेते हैं तो हमारा काम ये नहीं चलेगा, क्योंकि 3 के साथ अगर हम 1 भी लेते हैं तो 4 होगा, इसलिए इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा ये, ठीक है। प्राप्त योग 10 से अधिक हो, 10 से अधिक के लिए अगर हम पहले पासे पर 1 अंक लेते हैं और दूसरे पासे पर उसकी सबसे जो अधिकतम संख्या है 6 वो भी ले ले तो हमारा काम नहीं चलेगा,
क्योंकि 1 और 6 7 होगा। अब 10 से अधिक हो, 10 से अधिक के लिए अगर हम पहले पासे पर 1 अंक लेते हैं और दूसरे पासे पर उसकी सबसे जो अधिकतम संख्या है 6 वो भी ले ले तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1 और 6 7 होगा। अगर दूसरे पे 2 लेते हैं, अगर हम पहले पासे पर 2 लेते हैं दूसरे पे 6 तब भी नहीं चलेगा, पहले पर 3 लें तब भी नहीं चलेगा, पहले पर 4 लें और दूसरे पर 6 तब भी नहीं चलेगा, पहले पर 5 लें दूसरे पर 6 लें तब चल जाएगा। देखिए पहले पर 5 दूसरे पे 6 चल गया, और फिर पहले पर 6 दूसरे पर 5 और पहले पर 6 और दूसरे पर 6। तो ये संभावित परिणाम हमारे पास आएंगे जब प्राप्त योग 10 से अधिक हो। 5 6 6 5 और 6 6। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, 3 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी 3 सिक्के एक साथ फेंकने पर कोई भी हेड प्रकट नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, तीनों पर टैल, तीनों सिक्कों पर टैल प्रदर्शित होता है। तो टी 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 और समुच्चय के रूप में लिखना है तो उसको मंझले कोष्टक में रखेंगे। केवल एक चित्त आता है, केवल एक हेड आता है, तो इसकी घटनाएं देखते हैं। पहले पर हेड हो, बाकी दोनों पर क्या हो, टैल हो। पहले पर टैल हो, दूसरे पर हेड हो और तीसरे पर टैल हो, क्योंकि हमें केवल एक चित्त यानी एक हेड दिखाना है। पहले पर टैल हो, दूसरे पर टैल हो और तीसरे पर हेड, यानी पहले पर पट हो, दूसरे पर पट हो, तीसरे पर चित्त हो। तो ये 3 घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसको मंझले कोष्टक में दिखा देंगे। कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हो, यानी 2 हेड प्रकट होते हैं। उसके लिए क्या दिखाएंगे, पहले पर हेड हो, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे सिक्के पर हेड और तीसरे पर टैल, यानी कम से कम 2 हो। कम से कम 2, यानी 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने हैं। इसके अलावा पहले पर हेड, दूसरे पर टैल और तीसरे पर हेड। अब पहले पर टैल हो, बाकी दोनों पर हेड हो, ये हो सकता है, या फिर तीनों पर हेड हो। भाई कम से कम कहा है ना, अधिक से अधिक तो नहीं कहा उसने। तो इसको हम दिखा देंगे मंझले कोष्टक में समुच्चय के रूप में। तीनों चित्त आते हैं, तीनों चित्त यानी तीनों पर हेड हो, इसकी तो केवल एक ही घटना बढ़ेगी, एक घटना बनेगी केवल ये कि तीनों पर हेड हो, एच एच एच। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। तो दोनों पासों पर सम अंक ऊपर आए, इस घटना का हमें समुच्चय लिखना है। देखिए पहले पासे को ले लेंगे, पहले पासे पर सम अंक आ गया 2, दूसरे पर भी 2 आ गया, दोनों सम है, तो पहले पर 2 ही ले रखेंगे और दूसरे पर ले लेंगे दूसरा सम अंक 4, 2 6। अब 2 का काम हो गया। अब पहले पासे पर दूसरा सम अंक क्या है 4, और पहले पे ले लेंगे और दूसरे पे ले लेंगे 2, ऐसे ही 4 4 और 4 6। अब ये 4 का काम हो गया हमारा। अब पहले पे ले लेते हैं हम 6, दूसरे पे 2 ले लेंगे, फिर 6 4 और 6 6। ठीक है। इसको समुच्चय के रूप में दिखाना है तो मंझले कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे इसको। ठीक है। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखिए। तो 2 पासों को एक साथ फेंकना है, दोनों पासों के ऊपर विषम अंक आए ऊपर, इस घटना का समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, पहले पासे पर विषम अंक ले लिया, दूसरे पर भी विषम, पहले पे 1 ही रखेंगे, दूसरे पर विषम लिखते हैं 3 1 5। ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरे पासे पर विषम अंक लेंगे 3 3 1 3 3 3 5। ठीक है। अब पहले पासे पर ले लेंगे 5, भाई विषम अंक है, दूसरे पर 1 ले लेंगे, फिर 5 के साथ क्या लेंगे 3 और फिर 5 के साथ क्या लेंगे 5। इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, दोनों पासों पर विषम अंक लेना है। इनको मंझले कोष्टक में समुच्चय के रूप में दिखा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी आप आंसर दे दीजिए यहाँ पे। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने का समुच्चय। ठीक है। इसको करते हैं भाई। अंकों का योग विषम आने के लिए आप देख लीजिएगा, अगर पहले पासे पर विषम है अंक तो दूसरे पर सम लेंगे, पहले पर सम है तो दूसरे पर विषम लेंगे। आइए करते हैं। पहले पे हमने ले लिया 1, विषम है ना, तो दूसरे पे सम, 1 4 1 6। अब दूसरे पे हम, अब पहले पे सम लेंगे तो दूसरे पे विषम शुरू कर दो, योग तभी तो विषम होगा।
2 1 3 हो गया, 2 3 2 5। अब ये काम हो गया हमारा। अब 3 लेंगे, 3 है विषम, तो दूसरे पे क्या लेंगे, दूसरे पे सम लेंगे। 3 2 3 4 3 6। अब 3 का काम हमारा हो गया पूरा। अब लेंगे हम 4। 4 कैसा है, सम है, 4 सम है तो दूसरे पे भी सम। 4 1 4 3 4 5। अब 4 का काम हो गया, क्योंकि 4 6 में ले नहीं सकते, सम हो जाएगा योग। अब यहां से 5 5 है विषम, तो इसके साथ सम लेंगे। 5 2 5 4 5 6। अब 6 सम है, तो 6 सम के साथ क्या लेना है, विषम। 6 1 6 3 और 6 5। और समुच्चय के अंदर दिखाना है, इसको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई। सवाल नंबर 10, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उनको अभाज्य संख्या कहती हैं। तो हमें दोनों पासों पर को एक साथ फेंकने पर अंकों का योगफल अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात करना है। तो अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले पासे पर अगर 1 आ गया तो दूसरे पासे पर 1 हो जाएगा, योगफल हो गया भाज्य 2। ठीक है, पहले पासे पर 1 है और दूसरे पासे पर क्या ले ले, 2, तो योगफल 3 हो गया, भाज्य संख्या है। पहले पर 1 ले ले, दूसरे पर 4, अभाज्य संख्या। ठीक है, पहले पर 1 दूसरे पे 6। इसी प्रकार से अगर हम पहले पासे पर ले लें 2 अंक और दूसरे पे ले लें 1, तो 3 हो जाएगा ना अंकों का योग। पहले पे 2 ले लें, दूसरे पे 3, 5, पहले पे 2 दूसरे पे 5, 7 हो गया योगफल। ऐसे ही अगर हम पहले पे 3 ले लें, और क्योंकि 2 का कार्य यहाँ पे समाप्त हो गया, अब हम 2 से आगे बढ़ाएंगे ना, पहले पे 3 और दूसरे पे ले लें हम 2, तो 5 हो गया। 5 हमारी अभाज्य संख्या है। पहले पे 3 दूसरे पे 4, 7 भी अभाज्य संख्या है। पहले पे अब 3 6, अब तो नहीं चलेगा, 3 का काम हो गया समाप्त। अब पहले पे 4 ले लें, पहले पे 4 ले लें, दूसरे पे 1, 5 हो जाएगा। पहले पे 4 दूसरे पे 3, 7 हो गया। अब पहले पे 4 और 5 लेंगे तो 9, और 4 6 लेंगे तो 10, तो 4 का काम भी समाप्त हो गया। पहले पे लेंगे हम 5, दूसरे पे 2, 7 हो जाएगा। पहले पे 5 दूसरे पे 6, कितना हो गया, 11। ऐसे ही अब हम क्या लेंगे भाई, पहले पे ले लेते हैं हम 5 का काम समाप्त हो गया। पहले पे 6 ले लिया, दूसरे पे 1, 7 हो गया ना। पहले पे 6 दूसरे पे 5, 11, और कोई नहीं होगा, बस यही होंगे संभावित परिणाम। इनको समुच्चय के रूप में मझले कोष्ठक में हम इसे दिखा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही 11वां सवाल है हमारा। एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि 1 लाख टिकट बिके हैं। ठीक है, 100 इनाम है, यानी अनुकूल परिणाम ई हो गया 100, और 1 लाख टिकट बिके हैं, संभावित परिणाम हो गया एस 1 लाख। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम ई बराबर 100, यानी इनाम तो 100 ही निकलेंगे ना। अनुकूल परिणाम ई हो गया 100, और कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम जितने लोगों ने टिकट खरीदा है, 1 लाख में से किसी का भी टिकट निकल सकते हैं भाई। कुल संभावित परिणाम हो गए 1 लाख। अब इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना निकालनी है। इनाम जीतने की संभावना, एक व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना जिसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता, और P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है E बटे S, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। E हमारा 100 है और बटे 1 लाख। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी इनाम जीतने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1 बटा 1000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।